हर्षद जी, भारत का ग्लोबली अर्थव्यवस्था के मामले में चौथे स्थान पर होना, मुझे लगता है बधाई दे सकते हैं आप ममता जी को और सरकार को। बहुत बहुत बधाई ममता जी, और बहुत बहुत बधाई नरेंद्र मोदी जी को। लेकिन अचीवमेंट मानते हैं ना सर? तो हाँ, मैं अचीवमेंट भी बता रहा हूँ ना, डिटेल में बता रहा हूँ अचीवमेंट। थोड़ी खुली स्माइल के साथ दीजिए ना फिर बधाई। इतनी दबी कुचली स्माइल तो सर खुलकर मुस्कुराइए। चौथे नंबर पर अर्थव्यवस्था के मामले में भारत आया। अभी यही अगर मानिए कांग्रेस के प्रधानमंत्री होते, कांग्रेस की सरकार होती, तो पूरे इस वक्त देश में अलग लहर चल रही होती। तो अब ठीक है, सरकार तो भारत की है ना, अगर भारत ने उपलब्धि हासिल की है तो खुलकर हंसिए सर, डोंट वरी, पार्टी से कॉल नहीं आएगा आपको। मैं कह रहा हूँ कि जब मैं मेरी बात खत्म करूंगा तो आप सब लोग खुल के हंसेंगे। देखिए, बहुत बहुत बधाई नरेंद्र मोदी जी को, और डॉक्टर साहिबा हमारी माता की समान बैठी हैं, उनको भी। लेकिन आप ये देखिए कि जापान की जीडीपी पर कैपिटा और इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा क्या है। इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा है 2480, जापान की जीडीपी पर कैपिटा है 33,766। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट हमारे यहाँ 5% है, वहां पे 2.7% है। ये आज का आंकड़ा बता रहा हूं मैं। इसके बाद लिटरेसी रेट हमारे यहाँ 77% है, वहां 99% है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारे यहाँ 70 ईयर्स है, वहां पे 85 ईयर्स है। तो देखिए, ठीक है, आंकड़ों में आप आगे हो गए, और हम भी इसी आंकड़े को मानते थे जब हम सरकार में होते थे। इस बात की बिल्कुल कोई उसमें बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब तक वो ग्रोथ, आप एक जर्नलिस्ट हैं, जब एक जर्नलिस्ट की जापान की सैलरी क्या है और इंडियन जर्नलिस्ट की सैलरी क्या है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। मैं एक पॉलिटिशियन हूं, मैं किसान भी हूं, वहां के किसान की स्थिति क्या है, यहाँ के किसान की स्थिति क्या है, जब तक हम इस रेस में उनके बराबर नहीं हो जाते। जिस दिन जापान हमसे बुलेट ट्रेन ये भी देखी जाती है कि रेस शुरू कहां से हुई थी, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था। देखिए, एक मिनट, मैंने खुद ही कहा कि हमारी सरकार भी ऐसा ही किया करती थी, बिल्कुल मैंने एक्सेप्ट किया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिस दिन इस देश की सरकार बुलेट ट्रेन बना के जापान को बुलेट ट्रेन दे देगी, उस दिन मैं माला लेकर जाऊंगा और मिठाई लेकर जाऊंगा ममता जी के घर पे, इंतजार करिए, जल्द होगा। ठीक है ममता जी, एक छोटी सी बात, ममता जी की एक बात का मैं जवाब देना चाह रहा हूँ। वो कह रही थी कि हमने प्रधानमंत्री जी का अपमान कर दिया, उनके लिए हम जिस तरीके की भाषा, तो ये शुरू कहां से हुआ था? किसने मुख्यमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह जी को मनमोहन सिंह बोला था? आप ये सोचें कि आप सीएम रहें, आप विपक्ष में रहें और आप सभ्यता का उल्लंघन करते रहें, लेकिन जब आप प्रधानमंत्री बन जाए तो सभ्यता का उल्लंघन नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा। देखिए, हम इतनी कमजोर पार्टी नहीं है। आप जिस तरीके से हमसे बात करेंगे, हम उस तरीके से बात करने में सक्षम है। आप बोलेंगे हमारा प्रधानमंत्री रेनकोट पहन के नाचता था, तो हम भी बोलेंगे आपका प्रधानमंत्री कायर है। ठीक है, बोलिए ममता जी। हाँ, बस अब मैम क्लोजिंग रिमार्क्स है ना, संक्षेप में बात करिएगा। हाँ, जो बिल्कुल संक्षेप में बात करती हूँ, भारत ने जो पिछले 10 साल में अचीव किया, वो इतने बड़े माइलस्टोन्स हैं जिनके कांग्रेस के राज्य में जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। और उस समय आप देखिए मीनाक्षी जी, मुझे सबसे ज्यादा बुरी बात ये लगती है कि जब दूसरा व्यक्ति बोलना शुरू करता है तो कृपया शांति बनाए रखें। मैडम, मैं तो डिटेल पूछ रहा हूँ, मैंने जैसे डिटेल बताया वैसे डिटेल बता दीजिएगा। इकोनॉमी में देख लीजिए, 25 करोड़ लोग जीवन रेखा में, गरीबी रेखा से ऊपर हो गए, और जितने बैंक अकाउंट्स खुल गए। क्यों बांट रहे हैं फिर 80 करोड़ को फ्री राशन क्यों बांट रहे हैं? आपको जो सबसे निचले स्तर पे जो सबसे बेचारा गरीब है, 25 करोड़ रेखा सीमा से बाहर आ गए, लेकिन उन्हें भी सपोर्ट सिस्टम चाहिए कि वो उस लेवल पे मेंटेन करे, वापस से स्लिप आउट ना हो जाए। ये बात ध्यान रखिएगा। गरीब रेखा से बाहर आ गए तो उनको राशन की जरूरत क्या है? अभी आप जो विषय खोल रहे हैं तो फिर कहाँ ले जा रहे हैं? अब आप जो सवाल पूछ रहे हैं ना, तो फिर मतलब मैं थोड़ा रिसर्च, मुझे फिर आधे घंटे का समय दीजिएगा, क्योंकि मैं भी फिर कांग्रेस पार्टी की पूरी गरीबी हटाओ का नारा दिया था ना इंदिरा जी ने, तो फिर वो नारा देना पड़ा उनको। कितने समय से वो खुद सरकार में थी, उसके बाद कांग्रेस की सरकार कितने समय रही, फिर मेरे को भी वो सब चीजें निकालनी पड़ेंगी। 80 करोड़ मुझे नहीं बांटा फ्री, और तो सर 80 करोड़ अब 2025 के समय से तुलना करेंगे और उनके दौर से तुलना करेंगे, तो सर ये तो आप बेहतर जानते हैं। जहां पर जनसंख्या 150 करोड़ है, उसके लिए मुझे आधा घंटा अलग से स्पेयर करना पड़ेगा। मुझे कांग्रेस के शासनकाल के सारा डेटा निकाल के बैठना पड़ेगा। मेरे पास अभी हैंडी नहीं है वो डेटा, तो फिर वो, क्योंकि तथ्यों पे बात करूंगी तो फिर ऑन फैक्ट कागज लेकर हाथ पे बात करूंगी, ऐसे इधर उधर की हवाबाजी नहीं होगी, है ना? नहीं, हालांकि ममता जी नहीं बोल पाई इस चीज को, लेकिन अगर आप अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं तो देखिए, ये बात नहीं है कि किस समय किस पार्टी की सरकार है। अगर भारत का चंद्रमा तक भारत का यान पहुंचता है, चंद्रयान वहां जाता है, और दुनिया का पहला देश भारत अगर है, तो इस तरह की उपलब्धियों से सर आप इनकार नहीं कर सकते हैं।
मुझे ऐसा लगता है कि वो कंसिडरेशन में रहना चाहिए। मतलब ये कह देना, नहीं एक सेकंड हर्षद जी, देखिए ये कह देना, हर्षद जी सुनिए तो सही, ये कह देना कि 10 साल में या 11 साल में सरकार ने कोई काम ही नहीं किया है। मतलब 10 या 11 साल में 20 साल लगे, 25 साल लगे, 30 साल लगे। अरे हर्षद जी सुन तो लीजिए, 11 साल में कोई काम ही नहीं हुआ। अगर विपक्ष ये सोचता है, अगर ये विपक्ष ये मानता है, तो मुझे लगता है कि विपक्ष को फिर अपने भीतर भी झांकना पड़ेगा कि उनको कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। आपको भी झांकना पड़ेगा अपने भीतर। अगर बैक टू बैक तीसरी बार उनको सत्ता में चुनकर लाए हैं तो सर कुछ तो अचीवमेंट होगा 11 साल का जो आप पूछ रहे हैं। तो इसलिए पहले खुद भी अपने भीतर भी झांक कर देखिए इस चीज को। मीनाक्षी जी जब चुनाव होएगा ना उस दिन तो नरेंद्र मोदी जी अगर दो लोगों के बीच में डिबेट है तो हम लोग शायद बिना बात ही बैठे हैं। और अगर टाइम नहीं, मैं एक्चुअली ये क्लोजिंग रिमार्क्स चाह रही थी यहाँ पर, कर लेंगे ना। तो लेकिन वो मौका ही कहा देते, जरा सा ही बोलना शुरू करती हूँ। मुझे नहीं समझ में आता ये क्या होता है। अभी ममता जी को अपने क्लोजिंग रिमार्क्स देने दीजिए। मेरी फाइनली रिक्वेस्ट है हर्षद जी, हमेशा से प्रॉब्लम रही है। अरे जवाब ही दे रही है सर, सुनने की क्षमता तो रखिए ना प्लीज। क्लोजिंग रिमार्क्स है, मैं अब इसके आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, समय की कमी है। ममता जी क्लोजिंग रिमार्क्स दीजिए संक्षेप में, फिर कार्यक्रम खत्म करूंगी। मीनाक्षी जी, अभी जो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न आ रहा है कि भारत को जो विदेशी सपोर्ट है वो इतना ज्यादा क्यों नहीं मिल रहा है, इसको मैं थोड़ी दूसरे नजरिए से देखती हूँ और आपको बताती हूँ। इसमें इस तरह से नजरिया रहता है मेरा कि जब कोई इकोनॉमी या कोई पावर डेवलप हो रही होती है तो जब तक आप बहुत गरीब होते हैं या जब आपके पास कुछ नहीं होता तो सब बड़ी बेचारगी दिखाते हैं। अरे बेचारा है, थोड़ा सहारा दे दो, अरे बेचारा है, थोड़ा सहारा दे दो। लेकिन जब आप एक पावर के रूप में भर रहे होते हैं तो विदेशी लोग भी नहीं चाहते होते, या अमेरिका या चीन कोई भी नहीं चाहेगा कि भारत आगे डेवलप हो, या हर एक की आंखों में हम खटकेंगे। तो कहीं ना कहीं शायद ये भी एक रीजन होता है कि वो एकदम से ओपनली सपोर्ट नहीं आते। दूसरा, अभी तक जो भारत ने विदेश नीति अपनाई है, ना तो वो यूक्रेन के साथ ओपनली खड़ा होता है, ना वो रशिया के साथ खड़ा होता है। तो शायद ये भी कहीं अपने आप में एक रीजन बनता है कि जब आप हमारे साथ किसी भी इसमें ओपनली साथ नहीं हो रहे, तटस्थ रह रहे हो, तो हम भी आपको तटस्थ के रूप में जवाब दे रहे हैं। लेकिन हमारा डेलीगेशन भेजने का रीजन होता है कि हम अपना पॉइंट अच्छे से क्लियर कर दें, सबको बताएं कि हो क्या रहा है, हमारे कितने सिविलियंस मरते हैं और पाक सपोर्टेड टेररिज्म भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है। चलिए, अब मेरे पास समय की कमी है, ठीक है।